अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कॉमर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आई एम उमर सर। आज हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नलाइजिंग। हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो यूनिट सेकंड के बारे में है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नलाइजिंग। इस यूनिट में हमें पहले क्या पढ़ना होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ जर्नल एंड जर्नलाइजिंग, बेसिक रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो पहला जो यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके एमसीक्यूज आने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद जो यूनिट सेकंड है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस यूनिट के रिलेटेड, इस वीडियो लेक्चर के रिलेटेड। थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और फेसबुक के कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ वहाँ पे जाएं। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। जो वीडियो अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट जो है, उसके रिलेटेड जो भी अकाउंट्स के रिलेटेड सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। फ़िलहाल जो हमारा डिस्कशन था पहला यूनिट वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सेकंड यूनिट पे आ रहे हैं। तो जिसको भी इस फर्स्ट यूनिट के वीडियोस मिस हुए हैं वो हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे, तो उनको हम वीडियो लिंक्स शेयर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड यूनिट, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नलाइजिंग। इसमें हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन पे स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका मतलब समझना होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेशन में होता है LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और इक्वेशन में LHS हमेशा RHS के बराबर होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की बुनियाद पे बनते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बनी है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा आप याद रखिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन है इसको हमें दो हिस्सों में रिकॉर्ड करना है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जो भी कोई ट्रांजैक्शन है उसको हमें दो हिस्सों में रिकॉर्ड करना है। वो दो असर करेगी, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बराबर होना चाहिए क्रेडिट के, ये ड्यूअल एस्पेक्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट के बुनियाद पे ही हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी कंसेप्ट पे हमें बनी है कि इस कंसेप्ट पे अब हमें नतीजा क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का निकला है कि एसेट्स जो है वो बराबर है टोटल इक्विटीज। याद कीजिए, आप पिछले वाले लेक्चर में हमने इक्विटीज आपको समझाए हैं जो कि क्लेम्स होते हैं, तो एसेट्स भी आपको समझाए हैं। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, यहाँ पे आपको पॉइंट है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। assets is equal to equities. Under this concept the sum, यहाँ पे under this concept the sum of the assets is always equal to the total equities। ये accounting equation है। फिर ये हम डिस्कस करेंगे तो ये हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको याद है रखना होगा assets is equal to equities। तो जो भी कोई एसेट है वो बराबर होना चाहिए इक्विटीज के। इक्विटीज दो टाइप की होती है, एक होती है ओनर्स इक्विटी, दूसरी होती है आउटसाइडर्स इक्विटी। दिस concept has resulted in accounting equation which states that any point of time the assets of an equity entity must be equal in monetary terms to the total of owners equity and
आउटसाइडर्स इक्विटी। इस बुनियाद पे हमें पता चलता है, इसी कंसेप्ट के बुनियाद पे हमें ये स्टेटमेंट देना है कि जो एसेट्स है वो हमेशा हर वक्त बराबर होनी चाहिए ओनर्स इक्विटी के, आउटसाइडर्स इक्विटी के। आपको मैंने पहले ही बताया इक्विटी दो टाइप की होती है, ओनर्स इक्विटी, आउटसाइडर्स इक्विटी। यानी कि एसेट्स अब बराबर होने चाहिए, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी। तो थोड़ा बहुत हम इस इक्वेशन को एलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। इक्विटी जो होती है एसेट्स के बराबर होती है। इक्विटी में दो टाइप्स है, ओनर्स इक्विटी, आउटसाइडर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी जो होती है वो इक्विटी होती है जो ओनर्स के क्लेम्स होते हैं ना, उसके रिलेटेड। तो जो ओनर्स के क्लेम्स है उसको हम कैपिटल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जो आउटसाइडर्स के क्लेम्स है उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्लियर हो गया, ओनर्स इक्विटी को आज से आप बोलेंगे कैपिटल, आउटसाइडर्स इक्विटी को आप आज से बोलेंगे लायबिलिटीज। तो हमें इक्वेशन को फिर से चेंज करना होगा। एसेट्स अब किसके बराबर आ गए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एक्चुअल इक्वेशन पे मैं आ गया, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां पे आपको याद रखना होगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो इक्वेशन पे हमें फोकस करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इक्वेशन कैसे बनी है, कहाँ पे। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि जो ये इक्वेशन है ये हमेशा बराबर आएगी। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका असर दो जगह पे पड़ेगा, जिससे एसेट्स भी बराबर आएंगे। किसके एसेट्स जब भी कभी हो गए, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000, 1,00,000 हो, तो उस ट्रांजैक्शन से जो भी असर होगा उससे एसेट्स जो है वो बराबर आएंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है और कैपिटल है, ये तीन चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाती है। इसके लिए आपको एसेट्स समझने होंगे, जो कि पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया है। फिर से बताना चाहूँ, जो भी कोई रिसोर्स होता है बिजनेस ने ओन किया है और जिसका मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम एसेट कहते हैं। एसेट्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड and here we discuss it. These are the resources owned by business having monetary value. Assets like, इसकी एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड सो ऑन। बहुत सारे एसेट्स है। तो ये एसेट्स जो है ये रिसोर्सेज है जिनका मॉनेटरी वैल्यू है और जिनको बिजनेस ने ओन किया है। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर, इक्वेशन का पहला पॉइंट याद रखना होगा। इक्वेशन को भूलिएगा मत, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो दूसरा अब जाएंगे हम लायबिलिटी, यानी कि LHS को छोड़ के RHS की तरह, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। लायबिलिटीज आपको पता है क्लेम्स है, मगर आउटसाइडर्स क्लेम। कैपिटल आपको पता है क्लेम है, लेकिन इंटरनल क्लेम, ठीक है। जब क्लेम होगी आउटसाइडर्स की उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैंक लोन है। क्रेडिटर्स वो बंदा है जिसको बिजनेस ने चीज़ें खरीदी उससे, और या चाहे पैसे लिए उससे, अब बिजनेस उसको ओ करती है, ठीक है। तो उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, बकाया है हमारी रेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने अभी तक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी है। इसी तरह बैंक लोन, हमने बैंक से कर्जा लिया है। तो ये सब आते हैं किससे, आउटसाइडर्स इक्विटी से। तो इस आउटसाइडर्स क्लेम को हम कहते हैं लायबिलिटी। इसी तरह कैपिटल जो कि बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करता है उसको हम इंटरनल इक्विटी या ओनर्स इक्विटी कहते हैं। वो बिजनेसमैन जो होता है अपना पैसा या अपने चीज़ बिजनेस में डालता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। इसको हम इंटरनल
कैपिटल या इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। इस तरह से मुनी जो पैसे इंट्रोड्यूस किए ओनर ने, उसको हम ट्रीट करते हैं लायबिलिटी। बिकॉज ये आपको याद रखना होगा, बिजनेस और बिजनेसमैन जो है ये सेपरेट है। बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस और बिजनेसमैन के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। इसीलिए जो बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसको हम एज लायबिलिटी हमें ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो गया, लायबिलिटी है एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि आउटसाइडर्स क्लेम्स, कैपिटल है इंटरनल क्लेम्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, कॉमर्स पॉइंट ने बिजनेस स्टार्ट किया। इस एग्जांपल से आपको ये इक्वेशन क्लियर हो जाएगी, और इस इक्वेशन के रिलेटेड मैं आपको यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आपके लिए मैं थोड़े बहुत और जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है जो इस इक्वेशन को क्लियर करेंगी वो रखूँगा, वो उसको भी आप देख लीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ने बिजनेस स्टार्ट किया, चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स पॉइंट ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये से। तो एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा हम देखेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास बिजनेस में कैश आ गया, ठीक है, और कैपिटल भी आ गया, ठीक है। तो कैश 10,000, कैपिटल 10,000, लायबिलिटी पे कोई असर नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी पे कोई असर नहीं। इसका मतलब कैश जो एसेट पोर्शन है और कैपिटल जो लायबिलिटी पोर्शन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, 10,000 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो हमेशा बराबर। तो दूसरा फिर हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज किए कैश में, हम मार्केट गए, हमने 10,000 रुपये 3,000 रुपये जेब में लिए और वो खर्च करे हमने गुड्स लाए, ठीक है, बिजनेस के लिए। तो हमारे पास जो कैश था वो कम हो गया, इसलिए मैंने इस पर स्टार रखा है। गुड्स आ गए तो एक एसेट चला गया, एक एसेट आ गया, कैपिटल पे कुछ नहीं, लायबिलिटीज़ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा 3,000 रुपये माइनस होगा, 3,000 रुपये प्लस होगा। तो इस तरह से 10,000 वापस, 10,000 वापस, ऑलवेज इक्वल। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमेशा बराबर आएगी। इसके बाद आप एक और ट्रांजैक्शन का चेक करना, तो उस ट्रांजैक्शन को देखना, वो भी फिर से बराबर आएगी। तो उसके बाद और एक ट्रांजैक्शन करना, यही ट्रांजैक्शन मैं कमेंट सेक्शन में लिखने वाला हूँ, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी मैं आपको ये ट्रांजैक्शन सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे अब जर्नल में। यहाँ तक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आया होगा, तो हम जर्नल में अब जाएंगे, क्योंकि अब हमें जो अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए हमें जर्नल का मीनिंग समझना होगा। जर्नल क्या है? अगर हम जर्नल का मीनिंग देखेंगे तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका जो वर्ड जोर है, जिसका मतलब निकलता है अड्डी, जिसका मतलब निकलता है अड्डी। तो डेली बेसिस पे हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, उस जिस बुक में हम डेली बेसिस पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन एक दिन में हो जाए, उस ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, एक बुक पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नल बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जर्नल, तो आप कहना जर्नल इज अ बुक इन विच डेली ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसी के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत और याद रखना होगा कि ये जो जर्नल है ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस, यानी कि ये ऐसे हाइपोथेटिकली जैसे हम देखते हैं खुरदुरा हिसाब नहीं रखेगी, ये इस तरह का हिसाब रखेगी कि जैसे कि फिर कभी अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम क्लियरली इस अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक हिसाब रखेगी। और उसके बाद जो है जर्नल जो है वो अपना जो भी कोई हिसाब रखती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखती है, यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। जब कोई ट्रांजैक्शन होगी उसी वक्त वो रिकॉर्ड होगी, वो उसके बाद 10 दिन नहीं होगी या उससे पहले 10 दिन नहीं होगी। फर्स्ट में की ट्रांजैक्शन फर्स्ट में ही रिकॉर्ड होगी, सेकंड में की ट्रांजैक्शन सेकंड में, यानी कि फर्स्ट में की 10 मई को नहीं होगी, 10 मई की फर्स्ट मई को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका मतलब है in journal transactions are recorded in chronological order, that is in the order of their occurrence। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव आ सकता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, जर्नल को कंटिन्यू करेंगे। जर्नल जब हम कोई एंट्री करते हैं, जब हम बिजनेस में कोई एंट्री करते हैं जर्नल में, उसको हम फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन लिख कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, एवरी एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड विथ नरेशन विच डिस्क्राइब्स ब्रीफली द ट्रू नेचर एंड द कंटेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो वो नरेशन एक्सप्लेन करती है एक ट्रांजैक्शन के ट्रू नेचर को। ठीक है, जर्नल जो हम करते हैं उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज अ सबूत, जिसको हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वोचर, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वोचर या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है। तो जो भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम इस्तेमाल करते हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे है, इनवॉइस, कैश रिसेप्ट, काउंटरफोलियो या पेन स्लिप, चेक, कैश मीमोज, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक टर्म आती है, व्हाट इज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, क्या अगर आपको ये समझना है, तो इसके लिए आपको क्लियर पॉइंट याद रखना होगा। जब एक प्रोसेस, जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस को कहेंगे जिसमें हम जर्नलाइजिंग करते हैं, जिसमें हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। एक अच्छे तरीके के साथ रिकॉर्डिंग करना किसमें? जर्नल में, उसको हम कहेंगे जर्नलाइजिंग। जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फूड प्रोड्यूस होता है, इसी तरह जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें अकाउंटिंग, जर्नल में गुड्स या जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो जर्नलाइज जो है ये डबल एंट्री सिस्टम पे फोकस रखेगी, यानी कि ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि ये टू फोल्डेड एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करेगी। एक ही फोल्ड को, एक फोल्ड को नहीं, यानी ये डेबिट भी करेगी, क्रेडिट भी करेगी। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर रहेगा, डबल एंट्री सिस्टम। इसके लिए एक डिफिनीशन भी है यहाँ पे जर्नल की, तो आप जर्नल की डिफिनीशन को भी याद रख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये PDF भी मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो है बेसिक रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जब आप जर्नलाइज करते हैं या जब आप कोई अकाउंट को चेक करते हैं, तो आपके लिए एक ट्रांजैक्शन आता है, आपको उस ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना है, देखना है ये क्या है, ये डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो उस वक्त आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि मैं इसको कैसे, किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं। ठीक है, उसके लिए रूल्स है, जर्नलाइजिंग में उसके लिए रूल्स है। ठीक है, तो जो जर्नलाइजिंग में रूल्स है वो दो टाइप्स के हैं। एक रूल ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से है, दूसरा रूल मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो जर्नलाइज करने में, किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने में आपके लिए दो अप्रोचेस है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी एक बिजनेस में, वो दो अकाउंट की हो सकती है, पर्सनल अकाउंट की, इम्पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन फिर बताया गया पर्सनल अकाउंट को और तकसीम किया गया नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मगर उससे पहले हमें पर्सनल अकाउंट को थोड़ा समझना होगा। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें, पर्सनल अकाउंट वो एक अकाउंट है जो पर्सनस के साथ डील करता है। द पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच डील्स विद द पर्सनस, जिनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है जो पर्सनस हो। जैसे कि आपको पता है रहीम एक शख्स है, तो वो एक पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इशरत एक शख्स है, तो उसके साथ हमें ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो एक पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अकरम, महराज, सुहेल एट्सट्रा, ये सारे एग्जांपल्स है पर्सनल अकाउंट की। लेकिन पर्सनल अकाउंट को फिर से कैटेगराइज किया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल, मैन मेड, इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। फिलहाल हम नेचुरल को समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि पर्सन हो बाय नेचर, जैसे कि उमर, मेरा नाम, सुहेल, अकरम,
नज़ीर, महराज, अब्बास एट्सट्रा एट्सट्रा, ये सारे जो है नेचुरल पर्सनस है, खुदा की तरफ से पर्सनस है। इनको मैन मेड, दीज आर नॉन मैन मेड, ठीक है। दीज अकाउंट्स आर नेचुरल, सो दिस इज दे फॉलो अंडर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, artificial personal account, those accounts which are not personal, which are not natural but artificial, are called artificial personal account। इसका मतलब क्या है, बैंक्स जो होते हैं ये पर्सनल्स होते हैं, कंपनीज जो होती है ये पर्सनस होती है, कॉरपोरेट बॉडीज जो होती है ये पर्सन होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में नेचुरल पर्सनस नहीं होते, लेकिन ये पर्सनस होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के जो कानून के मुताबिक ये जो होते हैं पर्सनस होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल्स। आर्टिफिशियल पर्सनस, इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दो अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, आर्टिफिशियल को भी नेचुरल को भी, मगर ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मल्टीपल पर्सनस की हो सकती है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक सिंगल टर्म है जो कि बहुत सारे पर्सनस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस जो कि रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि मैंने बोला कि ट्रेडिशनल अप्रोच में दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल हमने क्लियर किया, जिसमें हमें आया नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इम्पर्सनल में हमारे दो टाइप्स निकलते हैं, जो कि रियल और नॉमिनल है। इम्पर्सनल का मतलब है जो कि पर्सनस के साथ डील नहीं करता। रियल अकाउंट जो है ये एसेट्स के साथ डील करेगा, लायबिलिटीज़ के साथ डील करेगा। एसेट जो कि मैंने आपको बताया है, लायबिलिटीज़ जो भी हमने पहले ही लेक्चर में क्लियर किए हैं। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट जो डील करेगा एक्सपेंस के साथ, क्लियर, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स के साथ। जैसा कि आपको एसेट्स की एग्जांपल्स पता है, कैश, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एट्सट्रा एट्सट्रा। रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल है। इस तरह से इम्पर्सनल अकाउंट को मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इम्पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि पर्सनल नहीं होते, जो कि पर्सनस के साथ डील नहीं करते, और इनके दो टाइप्स हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साथ डील करता है। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स के साथ डील करता है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इस यूनिट में बचे हुए दो टॉपिक कल के वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म होंगे, जिसमें है मॉडर्न अप्रोच, और उसके बाद हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने हैं, जो कि हमें बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच में पढ़ने हैं। आपके लिए हम यही दुआ करते हैं कि आप इंशाल्लाह रहमान अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, और इंशाल्लाह जो JNK पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें इंशाल्लाह हर कोई अच्छे से कामयाब हो जाए। लेकिन मेहनत हमें करनी है, उसके बाद कामयाबी मिलेगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे भी आपको सजेशन की ज़रूरत है, हमें टेक्स्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज पे अवेलेबल है, कॉमर्स पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप अपडेटेड रहे लेटेस्ट वीडियो से। यहाँ तक आपको जनरल नॉलेज के लिए भी लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कंप्यूटर रिलेटेड भी लेक्चर्स मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड भी लेक्चर्स मिलेंगे। फ़िलहाल हम अकाउंट्स और जनरल नॉलेज को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर सेक्शन को भी क्लियर करेंगे, जो मेन पोर्शन है इसका। तो you all are requested to follow our page and like share our videos. Thank you very much.